बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर। जी स्टूडेंट्स, मैंने कल आपसे वालेकुम सलाम। कल गुजारिश की थी कि अपने नाम से पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग लिखिएगा। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये नहीं किया हुआ, तो जी प्लीज़ सर, ये कर लिया है। जी बेटा आपने कर लिया, लेकिन ये अब्दुल रहमान, अख्तर हुसैन, एहतशाम हम और इर्तज़ा इर्तज़ा ये वगैरह इन लोगों ने बेटा अभी नहीं किया। Let's wait 1 or 2 minutes so that other can join. If you have any question regarding the previous sessions, you may ask. Yes, I have a question. जी जी सर, जब होल्डिंग कंपनी अपनी स्टेटमेंट बनाती है फाइनल ईयर की, तो सर उसके अंदर उसकी सब्सिडियरी कंपनीज की भी स्टेटमेंट ऐड होती है कि नहीं? जी होती है। होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड बना रही है या अनकंसोलिडेटेड बना रही है, ये सवाल है ना। अगर होल्डिंग कंपनी अनकंसोलिडेटेड बना रही है ना, फिर तो वो सिर्फ अपनी ही इंफॉर्मेशन शो करेगी। लेकिन अगर होल्डिंग कंसोलिडेट कर रही है तो फिर वो उनकी इंफॉर्मेशन को भी ऐड करेगी। सही, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अब होल्डिंग कंपनी मतलब कि जब भी बनाएगी कंसोलिडेट बनाएगी, ये इस पर डिपेंड करता है वो कंसोलिडेट बनाए या नहीं, अनकंसोलिडेट। डिपेंड नहीं करता, वो दोनों बनाएगी। ठीक है, जी जी, वो दोनों बनाएगी, क्योंकि अब देखे ना, ये इंशाल्लाह अभी चूंकि इस पे डिटेल हमने बात नहीं की हुई है, लेकिन बहरहाल ये आप समझ लें कि जो होल्डिंग कंपनी है इसको दोनों चीजें प्रेजेंट करनी है ना। लेकिन जो यूजर है उसको कंसोलिडेशन में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, वो अनकंसोलिडेटेड देखेगी, मे बी उसका यूजर उसको देखे। ठीक है जी हाँ, लेकिन जो ट्रू इकोनॉमिक पिक्चर है ना, जो इकोनॉमिक रियलिटी है, वो कंसोलिडेटेड से शो होती है। ठीक है। बेसिकली जो सब्सिडियरी कंपनीज है ना, वो सिर्फ नाम की होती हैं, उनका असल तो कंट्रोल पेरेंट के पास होता है ना। जी सर, ठीक है। जी ओके ओके जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड
विल बी फोकसिंग कम्प्लीटली ऑन दी स्टडी टेक्स्ट, और ये तकरीबन वही चीज़ें हैं जो मेरे नोट्स में भी हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि क्योंकि ये आपका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है और अब हमें इसी को ही फॉलो करना है, तो हम इसको भी साथ साथ लेके चलेंगे। इससे पहले हमने अब तक डिस्कस किया है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स को, वो हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस किया था। आज हम एलिमेंट्स ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर की जाती हैं उसके कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और जनरली हम इंटरमीडिएट लेवल पे या फंडामेंटल लेवल पे इसको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के नाम से कहते थे कि जी एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज़ होंगी, इक्विटी होगी, रेवेन्यू होंगे, एक्सपेंसेस होंगे। लेकिन यहाँ पे इन्हीं अकाउंट्स को हम एलिमेंट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे जो पहला एलिमेंट है दैट इज द एसेट। अच्छा, ये पेज नंबर आपके स्टडी टेक्स्ट का आई थिंक 18 है, आई एम नॉट, यस यस 18। और इस वक्त प्रेफरेबली आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इसकी हार्ड कॉपी अपने पास अवेलेबल करें, ठीक है। ये वही वाले से भी मिल जाएगी आपको, या फिर आपके पास अगर कोई और इसका सोर्स है, ये आप इसको हार्ड, ये इसकी मेरे ख्याल से आप ये पता कर लें कि ये हार्ड में अवेलेबल कहाँ से है। मे बी ये प्रिंटेड फॉर्म में आपको इंस्टीट्यूट से भी मिल जाए, ठीक है। तो आप एक दफ़ा पता कर लें अपने अपने रेलिवेंट जो आपके लोकेशंस हैं कि इसको हार्ड फॉर्म में कहाँ से ले सकते हैं। हार्ड फॉर्म का फ़ायदा ये है कि आप इसके ऊपर नोटिंग कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके ऊपर नोट डाउन भी मैं करूँगा। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो जब न्यूमेरिकल्स में जाएंगे, जब क्वेश्चन बैंक, ठीक है, जो हम ये जो एमसीक्यू बैंक है इसके बारे में कुछ बातें मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो उसको भी कैसे यूज़ करना है, तो ये 2 बुकलेट्स आपके पास होनी चाहिए इन दी हार्ड फॉर्म, और ये बस मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा आपको कोई हार्ड चीज़ अवेलेबल नहीं करनी है। बाकी चीज़ें जो भी होंगी वो हम क्लास के दौरान डिस्कस कर लिया करेंगे। ओके जी, तो पहला जो एलिमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दैट इज एसेट। एसेट को हम डिफाइन करते हैं कि एसेट इज ए रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे अब पहले डेफिनेशन जो थी ना वो थी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, ठीक है। तो ओन्ड का वर्ड यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, पहले ये था ओन्ड एंड कंट्रोल्ड। तो अब यहाँ से ओन्ड का वर्ड रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। ये ओन का वर्ड यहाँ से रिमूव कर दिया गया, सिर्फ कंट्रोल का वर्ड अब यहाँ पे है कि एसेट इज ए रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है कि ये पास्ट इवेंट्स इसके के रिजल्ट में आना चाहिए, और फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं फ्यूचर में वो एक्सपेक्टेड होने चाहिए, एंटिटी को मिलने चाहिए, ठीक है, उसके जरिए इनफ्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि आपने डिस्कस करने हैं। वन इज कंट्रोल, सेकंड इज पास्ट इवेंट, और थर्ड है जी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है जी। तो ये 3 की पॉइंट्स हैं जो कि इस डेफिनेशंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। यू विल बी हाईलाइटिंग दीज 3 पॉइंट्स, ओके। ये तीनों पॉइंट देखें, इत्तेफाक से इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किए हुए हैं कि कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, ठीक है। और कंट्रोल जो होता है हम एज इट इज इस चीज़ों को रीड ना करें, लेकिन मैं आपको पूरे पैराग्राफ का जो मेन क्रक्स है वो समझा दूंगा, जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी उसमें। बाकी जब आप उसको रीड करेंगे तो इजीली हम समझ लेंगे। शुरू में थोड़ी सी मैं रीडिंग करूंगा, लेकिन बाज़ औक़ात एक डिटो रीडिंग शायद हम ना करें, ऑब्वियसली वो फिर आप उसको रीड करेंगे और उसमें से कोई चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, मेन चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे जी। तो कंट्रोल का मतलब होता है एबिलिटी टू ऑब्टेन द इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। इसमें 2 चीजें हैं। नंबर 1 है जी एबिलिटी टू ऑब्टेन द इकोनॉमिक बेनिफिट, तो कंट्रोल का पहला इंग्रेडिएंट ये है, लेकिन कंट्रोल का दूसरा इंग्रेडिएंट इसके साथ जरूरी अटैच होना चाहिए, टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अदर्स, ठीक है।
यानी ना सिर्फ आपके पास बेनिफिट हासिल करने के का एक एबिलिटी हो, बल्कि दूसरों को रोक भी आप सकें, ठीक है ना। मसलन आप बेनिफिट तो हासिल कर रहे हैं किसी चीज से, लेकिन आप दूसरे को रोक नहीं सकते। मिसाल के तौर पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपके पास पार्क्स हैं, रोड्स हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो आप उसे बेनिफिट तो ले रहे हैं, ठीक है। जैसे आप अक्सर आप देख रहे हैं कि जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट होते हैं, वहां से आप बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन आप किसी और को रोक नहीं सकते। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका इसके ऊपर कंट्रोल है। तो कंट्रोल के इंग्रेडिएंट को हासिल करने के लिए यू मस्ट हैव एक्सेस टू दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर वन, एबिलिटी टू ऑब्टेन द बेनिफिट्स, एंड नंबर टू, रिस्ट्रिक्ट अदर या रिस्ट्रेन अदर्स टू गेट दोज बेनिफिट्स। ठीक है, अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो देन यू हैव द कंट्रोल ऑन दैट पर्टिकुलर आइटम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि द कंपनी बीइंग द सोल यूजर ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी और बाय सेलिंग सरप्लस प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो आप ये चूंकि आप उसके पास आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, और आप उसको सेल भी किसी को कर सकते हैं, तो आप उसके यू हैव द कंट्रोल। इफ यू कैन नॉट सेल दैट प्रोडक्ट, यू डोंट हैव द कंट्रोल। ठीक है, तो पहला इंग्रेडिएंट है जी एसेट के डिफिजन का, कि आपको कंट्रोल होना चाहिए उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर। दूसरा इंग्रेडिएंट है जी कि पास्ट इवेंट के नतीजे में वो चीज क्रिएट हुई हो। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आप कोई भी ट्रांजेक्शन होनी है और आप कहें जी हमारा एसेट है। ट्रांजेक्शन इंकर हो चुकी हो, यानी सेल्स ट्रांजेक्शन हो चुकी हो, उसके अगेंस्ट आपके पास कैश आ गया हो। सेल्स ट्रांजैक्शन इंकर हो गई हो, उसके नतीजे में आपने अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट किया हो। परचेज ट्रांजैक्शन इंकर हो गई हो और आपने एक इक्विपमेंट बॉट कर लिया हो। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं ये आपने पास्ट इवेंट के थ्रू, पास्ट इवेंट आपके अराइज होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं फिर आपसे ना करता हूँ बात है। ओके जी, तो पास्ट इवेंट्स जो होते हैं वो जरूरी है। मिसाल के तौर पे यहाँ एग्जांपल दिए है कि फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट विल ओनली बिकम एन एसेट व्हेन देयर इज अ राइट टू डिमांड डिलीवरी और एक्सेस द एसेट्स पोटेंशियल डिपेंडेंट ऑन द टर्म्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट, देयर मे बी एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन डिलीवरी। ठीक है, अब थोड़ी सी इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि आप जो है पास्ट इवेंट जब अकर होगा जब आप एक ट्रांजेक्शन इंकर कर लेते हैं, यानी आपने फॉर एग्जांपल पेमेंट कर दिया किसी एसेट के अगेंस्ट और अब वो एसेट आपकी एक्सेस में आ चुका है। ठीक है जी, तो दैट इज द पास्ट इवेंट। इस एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दी है कि सेल्स ट्रांजेक्शन इंकर हो गई हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सेल event has been occurred, ठीक है, to create an asset cash or accounts receivable। और दूसरा आप कहते हैं कि परचेज इवेंट आपका है, परचेज इवेंट has been occurred to create asset as equipment। ठीक है, आपने इक्विपमेंट परचेज किया है, अब आपके लिए एसेट हुआ कि आपने परचेज कर लिया है उसको, उसके के साथ आपने पेमेंट कर दी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना कंट्रोल वाले पॉइंट में अगर हमने लीज पे लिया हो तो वो भी आएगा? जी 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 बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। लीज पे ये जो कंट्रोल का वर्ड है ना, ये इसके अंदर हर चीज शामिल है। कंट्रोल के वर्ड के अंदर वो ओन्ड एसेट्स भी होते हैं और लीज्ड एसेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल, हाँ, कंट्रोल के वर्ड में आप ओन्ड एसेट्स भी हैं और लीज्ड एसेट्स भी हैं। ये बिल्कुल आपने सही इसको इंटरप्रेट किया है जी। ठीक है, तो लीज भी तो आपको कंट्रोल देती है ना किसी एसेट के ऊपर, तो आपका एसेट है। तो ये इंशाल्लाह हम देखेंगे इसको स्टैंडर्ड्स में आगे जाके कि जब आप किसी एसेट को लीज पे परचेज करते हैं तो फिर आप उसको एसेट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ओके जी, तो ये दो जी, जाहिद साहब, जाहिद अमीन साहब। सर इसमें जो है रेंटल के वो नहीं आएंगे? रेंटल
रेंटल पे मतलब कि अगर किसी चीज का हम बेनिफिट ले रहे हैं एसेट का, तो वो एक्सपेंस ही ट्रीट होगा या फिर नहीं जी, इसमें आए? वो लीज जो स्टैंडर्ड है ना, उसमें तब्दीली हो गई है जी। अब वो लीज अच्छा रेंटल नहीं है, अब लीज रेंटल जो है वो कुछ और चीज है, ठीक है वो। अच्छा चले हाँ, पुराने ठीक है। स्टैंडर्ड में IS 17 में था ये लीज रेंटल का कॉन्सेप्ट लेसी के हवाले से, लेकिन अगर आप जी लीज जी रेंटल पे कर रहे हैं तो डिपेंड करेगा कि आपका वो जो अब थोड़ा सा तब्दील हो गया है, नहीं काफी तब्दीली है, बल्कि काफी तब्दीली आ गई है इसके अंदर। अच्छा चलो ठीक है सर, ठीक। और बस सर ठीक है, ओके। और इसके अलावा कोई सवाल किसी और का? नहीं सर कुछ नहीं, बस। ओके, नहीं आपका तो हो गया, इसके अलावा कोई और किसी का सवाल? ओके जी, तब इसको आगे चलते हैं। तीसरा जो बेनिफिट्स के हवाले से है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। किसी एसेट के अगेंस्ट बेनिफिट दो तरीके से हासिल होता है जी। बेनिफिट के सोर्सेस दो हैं, ठीक है, या तो उसको इस्तेमाल करेंगे या उसको सेल कर देंगे, ठीक है, या वो कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, या वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेनिफिट के दो सोर्सेज हैं और ये दोनों बेनिफिट फ्यूचर में आपको मिलने की तवक्को उस एसेट से होनी चाहिए। These are the evidence by the prospective receipt of cash, ठीक है। This could be cash itself, debt receivable, or an item which may be sold. For example, a factory may not be sold if it houses the manufacturing of goods. When the goods are sold, the economic benefit resulting from the use of factory is realized as cash. जी, तो ये बता रहे हैं जी आपको कि आप जो प्रोडक्ट्स है आपके पास, ये आपके लिए एसेट होती है, इन्वेंट्री आपके लिए एसेट्स होती है, और ये जो इन्वेंट्री है, जब तक आप सेल नहीं कर देते तो ये एसेट्स, ठीक है, उसके अंदर उसके पास एज एन एसेट रिपोर्ट होते रहते हैं। तो जैसे ही आप उसको सेल कर देते हैं तो वो आपके लिए कैश में कन्वर्ट, तो ये आपके लिए इसके ये उस एसेट के बेनिफिट हैं, ठीक है। तो लेकिन बेनिफिट जो है वो यूज के भी होते हैं और कंज्यूम और सेल के भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई इक्विपमेंट परचेज किया है तो अब उसका इकोनॉमिक बेनिफिट इस्तेमाल है, क्योंकि इक्विपमेंट आपने सेल के लिए नहीं खरीदा। आपने अगर लैपटॉप खरीदा है तो आपने उसको अपने बिजनेस ऑपरेशंस में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जो लैपटॉप के, वो यूज के बेनिफिट्स हैं, कंजम्पशन के बेनिफिट हैं। लेकिन अगर आपने कोई इन्वेंट्री परचेज की है, ठीक है, या आपके पास रिसीवेबल आपने बुक किया हुआ है, तो वो फिर कैश में कन्वर्ट होकर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो बेनिफिट का पोटेंशियल होना चाहिए एसेट के अंदर। तो एसेट के डेफिनेशन के 3 इंग्रेडिएंट है जी। कंट्रोल्ड, ठीक है, पास्ट इवेंट के अगेंस्ट, और उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट का पोटेंशियल होना चाहिए। इसी का बिल्कुल मिरर इमेज जो है वो लायबिलिटीज हैं। यानी लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो लायबिलिटीज में क्या होगा कि लायबिलिटी, एसेट इज ए रिसोर्स, तो लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन, ठीक है। यानी आपने वो चीज, आपके ऊपर वो एक ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है टू परफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने डिस्कस कर लिया है कि लायबिलिटीज ऑफ एंटिटी, liabilities are entities obligation to transfer economic benefits as a result of past transaction or events, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक ऑब्लिगेशन की बात आ रही है, ठीक है। दूसरी बात ये लोग कर रहे हैं, ट्रांसफर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है। और यहाँ पे भी पास्ट ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। देखें यहाँ पे एसेट्स या लायबिलिटीज की जब भी बात हो रही है तो किसी न किसी पास्ट इवेंट के परस्पेक्टिव में बात हो रही है। आप ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में एक इवेंट होगा, उसके अगेंस्ट मुझे ये पैसे मिलेंगे तो मेरा ये एसेट हो गया। फ्यूचर में ये इवेंट होगा, मुझे इसके अगेंस्ट ये जो है वो पेमेंट मैं करूंगा, तो ये मैं अभी लायबिलिटी रिकॉर्ड करूं, नहीं। आप जिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट एसेट या लायबिलिटी बुक कर रहे हैं वो इनकर हो जानी चाहिए, वो इवेंट हैपन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, तो ऑब्लिगेशन में भी
लीगल और कंस्ट्रक्टिव, ये यहाँ पे मैं अभी इसको डिफाइन नहीं करूंगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन एंड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। इंशाल्लाह यहाँ पे आप इसी जिसके पास बुक है वो यहाँ पे लिख ले कि IAS 37 में जाके हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि लीगल ऑब्लिगेशन कौन सी होती है और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कौन सी होती है। वैसे किसी को आइडिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल ऑब्लिगेशन एंड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन? सर लीगल ऑब्लिगेशन जो कानून के मतलब के सर की कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपने की करनी हो, जिससे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो किसी बंदे के साथ आपने, तो वो आपको मस्ट होती है करनी। अगर आप ना करोगे तो वो फिर आप कानून के अंदर एरिया में आते हैं। सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव सर जो आपने अपने मतलब के किसी मुआहदा किया हो आपस में, सारे बस बात की हो किसी लीगल डॉक्यूमेंट के बगैर। नहीं तो लीगल डॉक्यूमेंट के बगैर बहुत सारी बातें होती है। जैसे आप एक दुकान से सब्जी लेके आ गए, जो करना, मतलब अगर आप दुकान से सब्जी लेके आए, 2 किलो आलू लेके आ गए, ठीक है, जी और सर। आपने उसे कहा जी मैं कल पेमेंट कर दूंगा, तो क्या ये लीगल ऑब्लिगेशन है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन? सर डिपेंड सर, मेरे से कंस्ट्रक्टिव होगी। कंस्ट्रक्टिव होगी, अच्छा जी, ठीक, चले, ओके। मैं इसको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। लीगल आपने कुछ हद तक ठीक बताया कि लीगल ऑब्लिगेशन वो ऑब्लिगेशन है जिसकी लॉ इन्फोर्सेबिलिटी होती है, ठीक है जी। और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ऐसी होती है जो कि आपके बिहेवियर या पास प्रैक्टिस से वो एविडेंट होती है। तो इसको अभी इस वक्त हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे। ऑब्लिगेशन इज एन ऑब्लिगेशन, चाहे वो लीगल है या कंस्ट्रक्टिव है, दोनों तरीके से आपको नुकसान होगा अगर आप पे नहीं करेंगे। चाहे अगर आप भैया आप देखें ना, आगे 2 किलो आलू आप लेके आए हो और आपने उसकी पेमेंट नहीं की है, तो ज्यादातर क्या होगा, वो आपको कहेगा जी नेक्स्ट टाइम तुम आना मेरे को, मैं तुम दवांगा आलू, ठीक है जी। यही होगा ना, मतलब नुकसान तो हो गया ना आपको, मतलब आपका पास आपका रिलेशनशिप एक बंदे से खराब हो गया, ठीक है। आपकी अब गुडविल वो पे आता चाहे, है सर ये। हाँ जी, हाँ जी, और बड़ी सारी चीजें होती हैं ना। तो लाइबिलिटी अगर आप किसी भी जगह पूरी नहीं करेंगे, जिम्मेदारी कहीं भी अगर आप कोई उसमें थोड़ी सी हेरफेर होगा, तो वो आपके ऑब्वियसली फ्यूचर रिलेशनशिप में किसी ना किसी हवाले से डिस्टर्बेंस आती है, ठीक है। तो चाहे वो लीगल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, बहरहाल वो एक जिम्मेदारी होती है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ट्रांसफर जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ कैश भी हो सकता है या कोई अदर एसेट आप प्रोवाइड कर दें। भैया आपने किसी को उधार वापस करना है, तो एक तरीका तो ये ना कि जी आप पैसे दे दें उसको। दूसरा तरीका तो ये कि सर जी पैसे नहीं है तो उसी मेरे को ना गाड़ी ले लो, मेरे पास गाड़ी है, ये गाड़ी ले लो, ठीक है। तो आप उसके अगेंस्ट आप कोई और एसेट दे देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपने किसी को पेमेंट करनी है और यू आर रनिंग अ बिजनेस, तो आप कहते हैं सर ये इतने अमाउंट का आप मुझसे कोई प्रोडक्ट आप ले लें, चलें जी। तो वो भी एक तरह से लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। तो लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए आप या तो कैश पे करेंगे या कोई दूसरा एसेट आप उसको दे देते हैं। इसके अलावा लायबिलिटी डिस्चार्ज करने का ना एक और तरीका भी होता है, वो ये होता है कि आप उस लायबिलिटी को इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी आप उस लायबिलिटी को अपनी अब आप पहले कहते थे पहले आप मेरे मकरूज थे, अब आप कंपनी के मालिक हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं, ठीक है, और एक तरह के बॉन्ड होते हैं इनको हम कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कहते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ये होते हैं कि जो कंपनी इशू करती है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, तो उसको एक ऑप्शन या उसके पास एक अथॉरिटी ये होती है कि ये बॉन्ड्स किसी भी वक्त इक्विटी में या शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर वो शख्स जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, तो वो फिर डेट होल्डर से इक्विटी होल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा कि जो आपकी लायबिलिटी है वो फिर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी उस तरीके उस सेंस में क्या होगा कि आपकी लायबिलिटी सेटल हो जाएगी और आपकी इक्विटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका होता है लायबिलिटी को सेटल करने का, ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जी आप कोई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, तो आप लायबिलिटी को फिर आप सर्विसेज परफॉर्म करके उसको डिस्चार्ज कर देते हैं।
मिसाल के तौर पे आप अगर एग्जांपल ले लें तो कोई सर्विसेज इंडस्ट्री है, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री आप लगा लें, उसके अंदर आप ने किसी से कोई चीज़ परचेज कोई पेमेंट लेनी है, तो उस पर्सन के पास अमाउंट कैश नहीं है, उसने कहा चल ऐसा करें आप इतने की सर्विस मुझसे करवा लें। जैसे ये ऑटोमोबाइल रिपेयर वाला है, उससे आपने कोई पेमेंट लेनी है, तो आप ऐसा करें सर इतने की कार वॉश मुझसे करवा लें, ये 1000 रुपये आप छोड़ दें और 1000 रुपये की कार वॉश मुझसे करवा लें। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, आप अपना कोई ना कोई बेनिफिट तो ट्रांसफर कर रहे हो ना उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद है जी जी सर इक्विटी को थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं? इक्विटी अभी अगले पेज में डिफाइन हो रही है, फॉरन अगले पेज में डिफाइन हो रही है। ठीक है। उसके बाद जी पास ट्रांजैक्शन और इवेंट, वही बात है जो एसेट्स के बारे में बात थी कि जो एसेट्स, जिस तरह एसेट्स पास ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट क्रिएट किए जाते हैं, इस तरीके से लायबिलिटीज के लिए भी जरूरी है कि कोई इवेंट अगर होना चाहिए, किसी इवेंट से रिलेटेड होके वो लायबिलिटीज क्रिएट हो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जनाब। सर इसमें पास्ट लिखना जरूरी है क्योंकि ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन ऐसी नहीं है कि मतलब कोई वो फाइनेंशियल कुछ हो तो फिर ट्रांजैक्शन क्रिएट हो जाती है ना, हो जाती है, नहीं, तो इसमें पास्ट लिखना जरूरी है। फ्यूचर ट्रांजैक्शन भी हो सकती है ना, कि आपने फ्यूचर में कोई एक किसी से एग्री कर लिया जी आपसे ये हम इवेंट, लेकिन पास्ट बेसिकली क्लैरिफिकेशन के लिए जरूरी है, लिख दें आप। ठीक है। ट्रांजैक्शन जो है ना उसके साथ पास का वर्ड टू मेक द क्लैरिफिकेशन आप लिख दें। ठीक है सर। और ये रियलाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, रियलाइज का जो वर्ड है ना जी, रियलाइज का वर्ड दो जगह पे इस्तेमाल होता है। रियलाइज का वर्ड अगर एसेट के साथ लगेगा या वो इनकम के साथ लगेगा, ये डिपेंड करता है। अगर रियलाइज का वर्ड एसेट के साथ है तो उसका मतलब होता है कन्वर्टेड इनटू कैश, कन्वर्टेड इनटू कैश। मैं कहूं जी अकाउंट रिसीवेबल इज रियलाइज्ड, मींस अकाउंट रिसीवेबल इज कन्वर्टेड इनटू कैश। और अगर ये इनकम के साथ है तो उसका मतलब होता है इनकम हैज बीन अर्नड। तो इनकम अर्न हो गई। अगर मैं कहता हूं जी मैंने सर्विसेज रियलाइज कर ली हैं, तो मैंने सर्विसेज अर्न कर ली हैं। ठीक है। तो रियलाइज का वर्ड आगे इंशाल्लाह हम यूज करेंगे, ये IS2 में भी आएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू के हवाले से, और IS 36 के अंदर भी ये वर्ड यूज होगा। बड़े सारे स्टैंडर्ड्स में ये वर्ड होता है। किसी भी एसेट के परस्पेक्टिव में जब भी हम रियलाइज्ड की बात करेंगे तो हम कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश की बात करेंगे। और रिकॉग्नाइज का मतलब ये होता है कि वो चीज हम बुक्स का पार्ट बना रहे हैं। रिकॉग्निशन मींस मेकिंग द पार्ट ऑफ बुक्स, रिकॉग्निशन मींस मेकिंग द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये रियलाइज का वर्ड जब आता है इसके साथ रेवेन्यू के साथ, ये जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो इनकम है वो रियलाइज्ड हो जाती है व्हेन द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट पार्टी, आइदर यू हैव रिसीव्ड द मनी और नॉट। यस। तो मतलब इसमें रियलाइज, मतलब अभी आपने जो बात की थी वो इस सेंस में नहीं आ रही थी कि आपको था मिलना तभी रियलाइज होगा। नहीं, मैंने इस बात की है कि कैश के, ये एसेट के साथ भी वर्ड आ सकता है और ये इनकम के साथ भी आ सकता है। तो आपने इनकम के साथ बिल्कुल सही बताया है, ये ठीक है जी बिल्कुल ठीक है, चलें ठीक हो गया। हाँ, इनकम के साथ आपने बिल्कुल ठीक बताया। अगर ये एसेट के साथ वर्ड होता है ना, मैं कहता हूँ इन्वेंट्री रियलाइज हो गई है। ठीक है। अब इन्वेंट्री एक एसेट है तो उसका मतलब है कि इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट हो गई है, सेल हो गई है। ठीक है। ये सेल हो मतलब गई है, ठीक हो गया। ओके, थैंक यू। और सर ये इनकम हैज बीन अर्नड और रिसीव्ड, अर्नड, अर्नड ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना? जी जी जी, अक्रूवल अक्रूवल अक्रूवल। ठीक है। ओके। इक्विटी, इक्विटी
अच्छा, ये जो बात है ना कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ये मिरर इमेज इन्होंने बात लिखी हुई है कहीं यहीं पे कि ये कोई मिरर इमेज ही है, यानी एसेट इनफ्लो है तो लायबिलिटी आउटफ्लो है, ठीक है। एसेट्स के अगेंस्ट एसेट रिसोर्स है तो लायबिलिटी ऑब्लिगेशन है। तो एसेट एंड लायबिलिटी आर दी ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अच्छा, इक्विटी की जो डेफिनेशन है वो बड़े फिर से इस वक्त पेंडिंग है, तो इक्विटी की डेफिनेशन जी कोई नहीं है। इक्विटी की डेफिनेशन एक ही है जी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, बस इज इक्वल टू इक्विटी। जो कुछ एसेट्स में से बच जाएगा लायबिलिटी पे करके, वो इक्विटी है। ये डेफिनेशन है जी। तो इक्विटी इज ए रेसिडुअल इंटरेस्ट, इक्विटी इज ए रेसिडुअल इंटरेस्ट, ठीक है। और यहां पे जो इंटरेस्ट का मीनिंग है, इंटरेस्ट के बहुत सारे मीनिंग है जी। यहां पे जो इंटरेस्ट का मतलब है वो है हक, राइट। वो कहते हैं ना कि मेरा किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो उसका मतलब कि सूद के सेंस में नहीं है, उसका दिलचस्पी के सेंस में नहीं होता, उसका मतलब होता है हक के सेंस में। तो इंटरेस्ट का वर्ड बहुत इसके अल्टरनेटिव मीनिंग है। इंटरेस्ट का मतलब एक सूद भी है, इंटरेस्ट का मतलब दिलचस्पी भी होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब हक या ऑनरशिप में भी आता है। मैं कहूँ ना जी मेरा इस बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, तो उसका मतलब होता है फाइनेंस की टर्म के अंदर इंटरेस्ट मींस राइट या ओनरशिप या कंट्रोल। इक्विटी बेसिकली ओनर्स कैपिटल ही है जो रह जाते हैं ओनर्स जी 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 जी, ओनर्स कैपिटल, यस, ओनर्स राइट इन द एसेट्स। अगर आप इक्विटी को एक फ्रेज में डिफाइन करना चाहते हैं ना, तो इक्विटी इज द ओनर्स राइट इन द एसेट, ओनर्स स्टेक इन द एसेट। और स्टेक को आप राइट भी कह सकते हैं जी, राइट भी कह सकते हैं, ठीक है। बस यही डेफिनेशन है इक्विटी की। इक्विटी कैलकुलेट, वो तो आप इंशाल्लाह कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स की कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन जो किसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हवाले से जो इक्विटी है वो इज रेसिडुअल इंटरेस्ट, जो चीज बच जाती है। अब इसकी पढ़ेगा डेफिनेशन, इक्विटी इज द रेसिडुअल अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज ऑफ द एंटिटी फ्रॉम ऑल ऑफ द एंटिटीज एसेट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि the definition describes the residual nature of equity interest. Owner's wealth can be increased whether or not a distribution is made, ठीक है। The sharing may be in different proportions. Equity interest is usually analyzed in financial statements to distinguish interest arising from owners' contributions that resulting from other events. The latter is split into reserve. ये अब देखें, ये जो चीज लिखी है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अभी देखिएगा ये चीज, ये पैराग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसके लिए मुझे व्हाइट बोर्ड खोलना पड़ेगा जी। ये दोबारा जब ये स्लाइड पढ़ लेंगे ना, तो फिर आप ये इस चीज को समझने के बाद ये जब पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, हाँ जी ये बात जो लिखी थी तो अब समझ आइए क्या लिखा हो। इसीलिए नोट्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट टू द क्लास। ओके जी। इक्विटी, इक्विटी दो तरह की होती है जी। इक्विटी के दो सोर्सेस होते हैं, वन इज contributed equity, one is contributed equity और दूसरी क्या आती है अर्नड इक्विटी, ठीक है। एक वो इक्विटी है, एक वो हक है एसेट में जो मालिक ने पैसे लगा के हासिल किया है, और एक वो हक है एसेट्स में जो मालिक ने बिजनेस के ऑपरेशंस में इजाफा करके या अर्निंग्स करके कमाया है। भाई वो भी तो मालिक का ही हक है ना जी। अगर आपने एसेट्स, अगर आपने इन्वेंट्री सेल की है, अगर आपने सर्विसेज परफॉर्म की हैं और आपको प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट पे हक तो मालिक का ही है ना जी। तो ये जो राइट है, ये है अर्न्ड कैपिटल। अच्छा, और अर्न्ड कैपिटल जो होता है इसके भी दो हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं एप्रोप्रिएटेड कैपिटल,
एप्रोप्रिएटेड कैपिटल, और एक को हम कहते हैं ये एप्रोप्रिएटेड, और एक कहते हैं अनएप्रोप्रिएटेड। ले जी, तो बताएगा क्या फर्क है इसमें अर्न कैपिटल। अच्छा मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ, हम कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट एंटिटीज के अंदर कंट्रीब्यूटेड कैपिटल कहलाता है जी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर्स। और अर्न कैपिटल का मतलब है, एग्जांपल है रिटेन्ड या रिटेन अर्निंग। मैं अभी आगे इसमें कहती हूँ, जो कमाई होती है, कमाई इक्विटी के भी दो हिस्से होते हैं, एक एप्रोप्रिएटेड इक्विटी होती है और एक अनएप्रोप्रिएटेड इक्विटी है। और इसको मैं यहाँ पे वर्ड सिर्फ इक्विटी नहीं कर रहा, मैं शेयर होल्डर इक्विटी की बात कर रहा हूं, ताकि जरा क्लैरिटी हो जाए। शेयर होल्डर्स इक्विटी जी, किसी को पता है कि जी एप्रोप्रिएटेड इक्विटी और अनएप्रोप्रिएटेड इक्विटी में क्या फर्क है? सर जो डिवाइड कर दी जाती है शेयर होल्डर के दरमियान, डिविडेंड जैसे डिविडेंड। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, वो क्या है? वो अप्रोप्रिएट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग रहता है जिसे रिजर्व में चले जाता है। आपने उल्टा बता दिया। जो एप्रोप्रिएटेड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड या रिजर्व्ड, ठीक है। अगर एक्टिविटी, अगर ऐसी इक्विटी है जो रिस्ट्रिक्टेड है, रिजर्व्ड है, यानी विच इज नॉट अवेलेबल, विच इज नॉट करंटली अवेलेबल for the distribution to shareholders, ऐसी इक्विटी जो एप्रोप्रिएटेड होती है, मिसाल के तौर पे रिजर्व्स हैं, जैसे जनरल रिजर्व आपने कोई क्रिएट किया हुआ है, आपने सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन, एक रिजर्व है, सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन, ये एक रिजर्व है। आपने बॉन्ड रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, आपने बॉन्ड इशू किए हुए हैं, उसको वापस करने के लिए बॉन्ड रिडम्पशन रिजर्व किया हुआ है। तो ऐसी एक्टिविटी, ऐसी इक्विटी जो फिल वक्त आपने रिस्ट्रिक्ट की हुई है कि आप किसी शेयर होल्डर को इसमें से पैसा नहीं पे कर सकते, दैट इज एप्रोप्रिएटेड रिजर्व, एप्रोप्रिएटेड इक्विटी है। वो अर्नड है, वो अर्निंग की, यानी जो बिजनेस के ऑपरेशन से जनरेट हो, यानी जनरेटेड बाय द बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। तो वो कहलाती है अर्नड इक्विटी। अच्छा, अब अनएप्रोप्रिएटेड एग्जांपल क्या है कि विच इज अवेलेबल, मैंने लिखा है अवेलेबल, मैंने ये नहीं लिखा कि जो कि डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन में और डिस्ट्रीब्यूशन होने में फर्क है। एक चीज मौजूद है कि डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर भी दें उसको, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि बिजनेस की सिचुएशन क्या है, डायरेक्टर्स की नीड्स क्या है, डायरेक्टर उसे अप्रूव करते हैं नहीं करते, बिजनेस के पास उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये होती अवेलेबल है, विच इज अवेलेबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। और इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है, जो एक एग्जांपल है, वो है रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो देखें, जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो कंट्रीब्यूटेड भी होती है, वो अर्नड भी होती है। ये मेन हमने कॉन्सेप्ट देखा। अब आप क्या करें, इसी चीज को जहन में रखते हुए अब आप ये पैराग्राफ पढ़ें जो इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये शायद मुझे खत्म करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल अस्सलाम वालेकुम सर, ये पैराग्राफ पढ़ ले। जी जी ये नोट सर, ये जो अप्रोप्रिएटेड आपने लिखा है, ये वही जो हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ये अच्छा, वही जी तो नहीं है कहीं? जी जी वही है ना, ये रिजर्व आप क्रिएट कर लेते हैं ना, किसी ने रिजर्व बना लिया। हाँ जी, ये वही चीज। जी जी वही है। अब आप ये डेफिनेशन पढ़े जरा, ये जो मैंने पहले तो ये आप इसको नोट करें ना, या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपके पास फैसिलिटी है।
वैसे नोट करें स्क्रीनशॉट तो ठीक है, आप ले भी लेंगे। रिकॉर्डिंग नोट आप करने हाँ जी करें करें, ये रिकॉर्डिंग जी आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ये इंशाल्लाह उसके ऊपर काम बड़ा तेज हो गया जी। ये इंशाल्लाह आपको मेरे ख्याल है मंडे से आपको सारे लेक्चर्स अब डे टू डे मिल जाया करेंगे रिकॉर्डिंग में। थैंक यू सर। सर जो फर्स्ट लेक्चर से सर मिलेंगे? जी जी जी, डे फ्रॉम डे वन से, डे वन से। ओके। जिन्होंने लेक्चर मिस किए हैं फिर वो जल्दी जल्दी उन्हें कवर कर लीजिएगा और फिर आगे से वो छुट्टी ना करें। अच्छा जी, इसको फिर मैं करने लगा हूँ जी, रिमूव, मिटाने लगा हूँ। ये मिट गया जी बेटा। ये अप्रोप्रिएट को हम ट्रेजरी शेयर्स भी कह सकते हैं क्या? ये बेटा ट्रेजरी शेयर्स अलग चीज है, ट्रेजरी शेयर्स अलग चीज है। वो ट्रेजरी शेयर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कंपनीज क्या करती हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक मूव्स करती हैं कि हमारा मिसाल के तौर पे ना कंपनी के शेयर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं और कंपनी के शेयर्स कोड़ियों के दाम बिकना शुरू हो जाते हैं मिसाल के तौर पे। अब कंपनी कहती है जी कि ये इतने सारे शेयर मार्केट में हैं तो सप्लाई डिमांड आपको पता है हर जगह ऑपरेट करता है जी। तो अब आपने एक चीज़ की प्राइस बढ़ानी है तो क्या करेंगे, आप उसकी सप्लाई शॉर्ट कर दें। आपने आलूओं की प्राइस बढ़ानी है, अब आलू की सप्लाई कम कर दें तो लोग क्या करेंगे, डिमांड तो वही है ना जी आलूओं की, ठीक है। या टमाटर की इस वक्त प्राइसेस एकदम बढ़ जाती हैं, जब रमजान आता है ये बड़ी पे प्राइसेस बढ़ जाती हैं टमाटरों की। तो डिमांड सप्लाई हर प्रोडक्ट के अंदर वर्क करता है। अब आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं कि फिर पुल स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। भाई एक स्ट्रेटेजी होती है पुश स्ट्रेटेजी, एक होती है पुल स्ट्रेटेजी। ये मार्केटिंग के अंदर होती है कि किसी प्रोडक्ट को रेगुलेट करने की। आप क्या करते हैं, मार्केट से अपने एसेट उठा लेते हैं। जब आप मार्केट से अपने शेयर्स उठा लेते हैं तो मार्केट में शेयर्स की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन डिमांड जो है वो शेयर्स की वो उतनी रहती है। लेकिन जब डिमांड वही है, सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर आता है। तो उससे क्या होता है, मार्केट में जो कंपनी की शेयर की प्राइसेस है वो इंक्रीज की तरफ मूव कर जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को वापस रीफ्लोट कर देती है मार्केट में। तो ट्रेजरी शेयर्स आर शेयर्स विच द कंपनीज हैव टेम्पररी बॉट, ठीक है, बॉट बैक फ्रॉम द मार्केट्स, ठीक है। और ये नेगेटिव इक्विटी होती है, ये इसका जो ट्रीटमेंट है वो शेयर कैपिटल में से माइनस करेंगे इसको आप, ठीक है बेटा। सर फिर इसकी एंट्री किस तरह करेंगे? ट्रेजरी शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट। कैश पे करोगे ना आप उसको, शेयर होल्डर को। जी जी, बैलेंस शीट में फिर ये नॉर्मल जो हमारे शेयर है उसको कम करेंगे। जी जी, इक्विटी में जाके कम हो जाएगा ना, ये इसकी प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में ये इक्विटी में जाके कम हो जाती है। ये जो फिर ट्रेजरी शेयर है इसकी नेचर मतलब कैटेगरी क्या बनेगी, ये डिक्रीजिंग नेगेटिव इक्विटी, नेगेटिव कॉन्ट्रा इक्विटी, कॉन्ट्रा इक्विटी मतलब ये एसेट तो नहीं बनेगा ना फिर? नो एसेट किसी फॉर्म में, एसेट तो बल्कि कम किया है आपने, तो एसेट पे किया है। हाँ पे किया है जी, बिल्कुल, ये कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है, ठीक है जी। और ये चीजें आपने फंडामेंटल में पढ़ी भी नहीं है, पढ़ी थी कहीं ना कहीं तो पढ़ी होंगी। ये कोई बात नहीं अगर बाजू का चीजें निकल जाती हैं, लेकिन ये बड़ी ट्रेजरी शेयर्स का ट्रीटमेंट की चीजें मैंने वैसे प्लान किया हुआ था, लेकिन ये थोड़ा टाइम हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है जी हमारा, मैंने अभी देखा है इज अ ह्यूज सिलेबस। मैं 22-23 स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं और एक स्टैंडर्ड कम से कम 2 से 3 क्लासेस में जाएगा, तो ये तकरीबन हमारा पूरा ही है समझ लें। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह हो जाएगा। आज से हम अभी ये कंप्लीट करके ना हम अपनी एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे और थोड़ा सा आपको एग्जाम पैटर्न पे भी लेके जाते हैं ना, क्योंकि अब तो अभी सिर्फ पढ़ी जा रहे हैं तो एग्जाम का पता नहीं है कि कैसे करना। तो एमसीक्यू बैंक भी अपने पास आप साथ रखें, आज इंशाल्लाह कुछ सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज भी हम। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट जो अच्छा अब ये जरा ये सेंटेंस पढ़ लेंगे, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने कुछ इसको एलोबरेट कर दिया है। द डेफिनेशन डिस्क्राइब्स द रेजिडुअल नेचर ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट, ठीक है। ओनर्स वेल्थ कैन बी इंक्रीज वेदर और नॉट
डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड, यानी या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन से होगी या वो अर्निंग से भी हो सकती है। द शेयरिंग मे बी इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। इक्विटी इंटरेस्ट इज यूजुअली एनालाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिस्टिंग्विश इंटरेस्ट अराइजिंग फ्रॉम कंट्रीब्यूशंस, ये देखें, ठीक है, और रिजल्टिंग फ्रॉम अदर इवेंट्स, ठीक है। द लेटर, लेटर मतलब होता है ये लेटर का मतलब होता है ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन इसको रेफर कर रहा है अदर वाले को। द लेटर इज प्ले इनटू रिजर्व्स, ठीक है, which may have different application on और legal status। एक का appropriated है, एक का unappropriated है। तो ये थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है, वह इंशाल्लाह इसको हम आगे भी जाके स्टैंडर्ड्स के अंदर इन्होंने हाई लेवल समरीज दी होती हैं, लेकिन इसको फिर हम एक्सप्लेन कर लेंगे तरीके से। सर ये नोट्स की पैटर्न बहुत टफ नहीं है, मतलब समझना इसके लिए नहीं कोई आम टफ आम नहीं है यार, तो मैं हूं ना यार, तो मैं हूं ना समझाने के लिए आपको यार। मैं आपको मैंने ये जो टाइटल बताया है, ठीक है, जो मैंने टाइटल आपको बता दिया, तो उसको आप साथ में अटैच करें ना। देखिए बुक जो होती है वो इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर द टीचर एंड टीचर इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर द बुक्स। बुक की एक अलग नीड है, रिक्वायरमेंट है, टीचर की अलग एक रिक्वायरमेंट होती है, इन दोनों के साथ आपको लेके चलना होता है। इसीलिए ये जो रेफर की जाती है, तो मैं जितने भी ये आगे स्टैंडर्ड्स भी मैं पढ़ाऊंगा तो मैं उनको एलोबरेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। जहां जहां न्यूमेरिकल एग्जांपल आएगी वहीं पे न्यूमेरिकल एग्जांपल क्रिएट करके आपको वहां पे एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। यही हमारा पैटर्न भी होगा। और अब एक थ्योरेटिकल चीज है, इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे नहीं दी है। बात होता है ना कि बुक के अंदर उन्होंने एग्जांपल नहीं दी है, लेकिन हम जहाँ पे समझेंगे कि इसके अंदर मजीद यहाँ पे एग्जांपल होनी चाहिए थी, तो वो हम एग्जांपल यहाँ पे देंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हम और भी साथ में ऐड करेंगे, सिर्फ ये चीजें नहीं है, इट इज वन ऑफ द सोर्स, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको अभी वो पूरा पूरी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट गो थ्रू करवाई थी, ठीक है। वो इस तरह एक दो चीजें मैं अपने शेफ फोल्डर के अंदर भी साथ साथ अटैच करता रहूंगा, तो जाके आप उसको भी साथ साथ देखते रहिए। और जब हम ये एक स्टैंडर्ड कंप्लीट करेंगे ना इंशाल्लाह एमसीक्यू के साथ और इस बुक के साथ, तो यू विल देन रियलाइज इंशाल्लाह कि थिंग्स आर गेटिंग इजियर, ठीक है। थैंक यू सर। जी जी। अच्छा जी, अब हम इनकम की डेफिनेशन लेते हैं, लेकिन मैं आपको इनकम की डेफिनेशन और एक्सपेंस की डेफिनेशन जो है वो व्हाइट बोर्ड से समझाऊंगा और आपने इसको पढ़ लेना, ठीक है जी। तो इनकम की डेफिनेशन जरा, ये इनकम है और ये एक्सपेंस है, ठीक है। एक तरफ मैं इनकम लिखूंगा और एक तरफ मैं एक्सपेंस लिखूंगा। तो इनकम क्या है? इट इज एन इंक्रीज इन एसेट, ठीक है। तो अगर इनकम इंक्रीज है तो एक्सपेंस क्या है? वो डिक्रीज इन एसेट है, ठीक है भाई। अगर इनकम इंक्रीज इन एसेट है, अगर इनकम इंक्रीज इन एसेट है, तो एसेट में डिक्रीज जो है वो एक्सपेंस है, इसी डिक्रीज इन एसेट। मिसाल के तौर पे आपने सर्विसेज परफॉर्म की हैं, ठीक है। यहां आपने क्या की हैं? सर्विस परफॉर्म की हैं, सर्विसेज परफॉर्म फॉर कैश, ये इसकी एग्जांपल होगी। तो ये इनकम इज एन इंक्रीज इन एसेट। अच्छा, और एक्सपेंस क्या है? इज ए डिक्रीज इन एसेट। मसलन इस एग्जांपल क्या है? इस एग्जांपल है कि आपने पेमेंट ऑफ रेंट, ठीक है, आपने रेंट को पे किया तो आपने एसेट को डिक्रीज कर दिया। अच्छा, दूसरा जो पार्ट है डेफिनेशन का, इट इज डिक्रीज इन लायबिलिटी। जब ये डिक्रीज है तो ये क्या होगा? ये इंक्रीज इन लायबिलिटी है, ये है इंक्रीज इन लायबिलिटी। अच्छा,
इनकम डिक्रीज इन लायबिलिटी है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो एग्जांपल दी जाती है, जो कि बड़ी ट्रेडिशनल एग्जांपल है, वो ये है कि आपने सर्विसेज परफॉर्म व्हेन वी या अगेंस्ट एडवांस रिसीट। आपने पहले किसी से सर्विसेज, किसी से पैसे ले लिए थे और अब आपने उसको सर्विस परफॉर्म कर दी है, तो अब क्या होगा, आपकी इनकम हो जाएगी ना वो। जैसे हम क्या करते हैं, अर्न को अर्न करते हैं, जब अर्न में कन्वर्ट होता है तो लायबिलिटी कम होती है ना जी, तो फिर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो रेवेन्यू इंक्रीज होता है। ठीक है, और इधर आ जाए आप, लायबिलिटी में इजाफा भी एक एक्सपेंस हो सकता है। मतलब कैसे कि आपने अक्रूवल बुक किया है, पेमेंट रिकॉर्डिंग ऑफ एक्रूड एक्सपेंसेस। आपने कोई एक्सपेंस अभी पे नहीं किया, लेकिन आपने उसको हासिल, उसके बेनिफिट हासिल कर लिए हैं। मतलब आपने एम्प्लॉइज से सर्विसेज ले ली हैं लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, लेकिन उसके इसमें आप क्या करेंगे, लायबिलिटी को इंक्रीज कर लेंगे। तो इनकम क्या है, इनकम इज ईदर इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। एक्सपेंस उसका बिल्कुल मिरर इमेज है। एक्सपेंस क्या है, डिक्रीज इन एसेट या इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, अब इसमें मैं दोनों में एक एक्सेप्शन बताऊंगा, अदर देन। यहां भी अदर देन है और यहां पे भी अदर देन है, यानी एक एक्सेप्शन इनके लिए भी है और एक एक्सेप्शन इनके लिए भी है। अच्छा, लेकिन एक्सेप्शन बताने से पहले एक चीज देखिएगा कि इन दोनों कामों से, यानी ये दोनों काम जब हो जाएंगे तो क्या होगा, इक्विटी विल इंक्रीज। ठीक है, और इन दोनों कामों से ये जो हो जाएंगे तो क्या होगा, इक्विटी विल डिक्रीज। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इक्विटी विल यानी इनकम क्या है। अब सुनिएगा, मैंने कोई डेफिनेशन स्टैंडर्ड की नहीं पढ़ी आपको, ना बताइए, ना अभी आपको रेफर करवाई है। इनकम क्या है, इनकम इज एन इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी, जिसकी वजह से क्या हो, इक्विटी बढ़ जाए। और एक्सपेंस क्या है, डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी, जिसकी वजह से क्या हो, इक्विटी में कमी हो जाए। अब इन दोनों की एक एक्सेप्शन है, अदर देन contributions from owners, यानी इक्विटी में इजाफा इनकम कब कहलाएगा, जब वो कंट्रीब्यूशंस ओनर्स के अलावा किसी आइटम की वजह से होगा। अगर वो इक्विटी में इजाफा ओनर्स की कंट्रीब्यूशन है तो फिर वो इनकम नहीं है। ठीक है, वो इनकम नहीं है, ये इसको एक्सक्लूड कर दिया। और यहां पे अदर देन क्या है, यहां पे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम है, तो यहां पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। यस, अब देखिए बिल्कुल मैंने मिरर इमेज आपके सामने रख दी है, दिस इज अ मिरर इमेज। इनकम इज एन एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ एक्सपेंस। कैसे, ये देखिएगा, यहां पे एसेट में इजाफा है तो यहां पे एसेट में क्या है, कमी है। लायबिलिटी में कमी है तो लायबिलिटी में इजाफा। इक्विटी में इजाफा, इक्विटी में कमी। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन टू। याद होगी डेफिनेशन, आपको याद होगी डेफिनेशन। जब ये याद होगी डेफिनेशन तो अब आप जाके अपनी बुक में जाएं और ये डेफिनेशन पढ़ लें, इनकम भी पढ़ लें और एक्सपेंस भी पढ़ लें। पहले इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, लिखें, जो मर्जी करें, ये चीज आपके सामने होनी चाहिए जो मैंने बना दी है। ये अगर आप यकीन करें, इस तरीके से आप याद रखेंगे ना, तो आप किसी भी फोरम पे जाके इसको लिख सकते हैं, जाके फौरन। कंट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन को जरा एक्सप्लेन कर लो। कंट्रीब्यूशन कहते हैं उनकी तरफ से चीज इनकी है, मतलब कंट्रीब्यूशन मेरा ऑनर ने कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट इस किया, इदारे में। ऑनर ने कंट्रीब्यूट किया। सर जी सुनिए, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर्स कह ले,
कंट्रीब्यूशन मींस इन्वेस्टमेंट, राइट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। असल में मैंने इसकी स्टैंडर्ड की वर्ड यूज की है। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो उनको डिविडेंड मिल गया, ठीक है, तो डिविडेंड एक्सपेंस नहीं है, ठीक है, डिविडेंड इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये एरो जरा दोबारा बना लेते हैं, लो जी दोबारा बन गया। चलिए जी, अब इसको नोट करने, फिर ये जो डेफिनेशन है बुक की वो आप पढ़िएगा, तो यही चीज मैंने उस बुक ने उस सेंटेंसेस में लिख दी है जो मैंने आपको यहाँ समझा दी। लिख लिया सबने? कंट्रीब्यूशन ओनर की हिस्सा भी तो होती है, वो कोई प्रोफेशनल स्किल प्रोवाइड कर दे। नहीं, वो पैसे की कंट्रीब्यूशन होती है, स्किल वो एज ए स्किल तो फिर उसके पैसे लेगा ना आपसे, वो तो फिर एम्प्लॉई है आपका। अगर शेयर होल्डर आपका एम्प्लॉई है तो फिर वो तो एम्प्लॉई की हैसियत से ट्रीट किया जाएगा। हम यहाँ पे ऑनर किसी से बात कर रहे हैं। ऐसा भी तो होता है ना कि आप शेयर होल्डर है लेकिन आप कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं, तो उसमें फिर आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं, वो फिर आपका एक्सपेंस है, वो बिजनेस का एक्सपेंस होगा। फिर आप ऑनर नहीं है, फिर आप एम्प्लॉय हैं। सर वो तो फिर डिविडेंड नहीं होगा ना, उसको तो सैलरी मिलेगी। अगर आप एज अ ओनर पैसे ले रहे हैं तो वो डिविडेंड है, अगर आप एज अ एम्प्लॉय पैसे ले रहे हैं तो वो सैलरी है। हैसियत फर्क है ना जी। ओके सर ये इंक्रीजिंग लायबिलिटी आपने जो एक्सपेंस बताया, ये बस थोड़ी सी बात समझा देगा कि ये इक्विटी को इक्विटी को डिक्रीज कैसे कर सकता है इंक्रीजिंग लायबिलिटी। आपने जब आपने सैलरीज एम्प्लॉइज ने अर्न कर ली है लेकिन आपने पेमेंट नहीं की है, तो क्या एंट्री पास करते हैं? आपने पेमेंट नहीं किया सैलरीज की, लेकिन एम्प्लॉय की एक्रूवल बुक करनी है ना, तो क्या एंट्री पास करते हैं? पेबल की इंक्लूड सर्विस का डेबिट सर्विस को क्रेडिट। ये नहीं, ये सवाल जिन्होंने किया मैं उनसे पूछ रहा हूँ। सर नहीं, इस टाइम में नहीं आ रही है। अच्छा चलें, आपने बिजली इस्तेमाल कर ली है, ठीक है जी, आपने भी बिल पे नहीं किया, तो क्या एंट्री पास करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल टू जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल टू पेबल पेबल क्रेडिट करेंगे हम। पेबल इंक्रीज हो गया ना, पेबल एक्सपेंस डेबिट हो गया ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट हो गया और बिल पेबल क्रेडिट हो गया ना, लायबिलिटी बढ़ गई ना, लायबिलिटी बढ़ गई। यस सर, यस। एक तरफ लायबिलिटी बढ़ी तो ये एक्सपेंस रिपोर्ट हुआ, एक्सपेंस का कहाँ रिपोर्ट होगा? प्रॉफिट लॉस में रिपोर्ट होगा ना एक्सपेंस। जी सर होगा। तो इनकम को तो कम करेगा ना, वो एक्सपेंस तो इनकम को कम करता है, वो इक्विटी को कम कर देगा। ठीक हो गया, ठीक है, हाँ जी, गुड। आगे जी, कोई और सवाल? अच्छा, अब आप ये सेंटेंसेस पढ़िए जो इन्होंने बुक में लिखे हुए हैं। ये मैं थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आपको ये रीडिंग में आ जाए। ये देखिए, एज इट इज वही लिखिए। ठीक है जी, क्लियर?
ये थर्ड पॉइंट पे जो कह रहे हैं फॉलो द ट्रेडिशनल इनकम सोर्स नॉट, बेसिकली ये कह रहा है, आपको मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो इनकम है वो उन्हें पता है प्रोवर्स का। प्लीज अपने माइक म्यूट रखें। जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे वो अपने माइक म्यूट रखें। जिन स्टूडेंट्स ने अपने अपने नाम के साथ अपना आईडी नहीं लगाया वो भी लगा लें, बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि जो एसेट्स है ना, अल्टीमेटली एसेट्स जो हैं वो revenues will be built in assets और expenses will be built in liabilities। ठीक है जी। रेवेन्यूज एसेट में बिल्ड होते हैं, एक्सपेंसेस लायबिलिटी में बिल्ड होती है। ये कहलाती है बैलेंस शीट अप्रोच या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अप्रोच। प्लीज अपने माइक म्यूट रखें। It's very difficult for me। या अल्लाह पाक, अल्लाह पाक रहम फरमा हम पे। जी सर, कर दिया म्यूट। जी 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 सर, असल में मैंने माइंड हैंड फ्री लगाया होता है तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आती है और फिर मैं भूल जाता हूँ मैंने क्या बताना था। रेवेन्यूज और जो एक्सपेंसेस हैं ये अल्टीमेटली एसेट्स और लायबिलिटीज में बिल्ड होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अप्रोच। ठीक है, ओके। मोर ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, इसमें क्या? देखिए, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू रहेगा, वो उसका अल्टीमेटली डेस्टिनेशन को नहीं फोकस किया जाता। ठीक है, ट्रेडिशनली जो कमाई थी ना उसको एसेट्स के साथ रिलेट नहीं करते थे, लेकिन अब जितने भी स्टैंडर्ड्स डेवलप हो रहे हैं वो रेवेन्यूज को एसेट्स के साथ अटैच कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो एसेट्स का इनपुट है ना वो रेवेन्यूज हैं। वो भी करते थे लेकिन वो उस पर फोकस नहीं करते थे। अल्टीमेटली तो देखे ना, आपने अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है तो आपने कैश को डेबिट जो किया होगा ना, तभी आपने सर्विस इनकम को क्रेडिट किया है ना। ठीक है, लेकिन वो उस वक्त क्या था, उसमें फोकस इतना नहीं था। अब फोकस ज्यादा है। अब ये जब भी कोई ट्रांजेक्शन एनालाइज करते हैं ना तो वो उसका इम्पैक्ट उसके एसेट्स पे भी देखते हैं कि इससे कौन सा एसेट हिट हो रहा है हमारा। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्या था कि एसेट्स को बाद में जाके इकट्ठा देखते थे कि कौन कौन से एसेट्स हिट हो रहे हैं। तो अब क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है ना, ये मेन स्टेटमेंट होती है कंपनीज की, तो तमाम रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस का जो फोकस होता है ये इन एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर ही होता है। सर हम ये कैसे करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने किस एसेट से कितनी रेवेन्यू जनरेट की है? वो हम सिखाएंगे ना आपको, हम सिखाएंगे रिपोर्टिंग में इंशाल्लाह, पूरे स्टैंडर्ड्स में मशीनरी होती है। हम सिखाएंगे ना जी, आपको भी सिखाएंगे। आप ये आपको सिखाएं, इसीलिए तो आपने आईसी में एडमिशन लिया है, ये रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं। आगे आपने एडवांस रिपोर्टिंग भी पढ़नी है, एसएफएम पढ़नी है, अभी तो आपने एसएमए पढ़नी है, 4-5 सब्जेक्ट। और अभी तो आपने आईसी में पढ़ाई कुछ नहीं है। 4-5 नहीं, 3 ही रहते हैं। हाँ जी, 4-5 नहीं, 3 ही रहते हैं आगे। हाँ नहीं, आगे 3 रहते हैं माशाल्लाह, बाकी 3 क्लियर हैं माशाल्लाह। चलें जी, आपके 3 रहते हैं ना? नहीं, सबके 2-3 रहते हैं बेसिकली। असल तो स्ट्रेटेजिक लेवल में जो आपने चीजें पढ़नी है ना सारी, वो सारी यही से सीखना है आपने, किस तरीके से आपने ये रिलेशनशिप डेवलप करने हैं। ठीक है, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है ना, जहाज की पायलट बैठा होता है, उसको इवन के हर चीज का पता होता है कि कौन से स्क्रू कौन किधर लगा हुआ है, मैं कौन सा बटन दबाऊंगा तो उससे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह कंपनी के अंदर भी अगर आप सीएफओ पे जाके बैठते हैं तो आपको हर चीज का पता होता है कि मैं अगर ये डिसीजन लूंगा तो इसका इम्पैक्ट जाके कहाँ होगा, तभी आप वो डिसीजन लेने के लिए वो अप्रोप्रिएट होते हैं। ठीक है, तो यू विल इंशाल्लाह यू विल बिकम द बिजनेस लीडर वंस यू कंप्लीट दिस ऑल सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह। ओके, एक मैकेनिक को पता होता है ना जी कि मैं यहाँ पे गाड़ी के इस बटन को दबाऊंगा तो गाड़ी का ये वाला हिस्सा जो है वो हिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी ये पता है कि अगर मैं ये वाली एंट्री करूंगा तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा।
तो you will be the mechanic of that machinery which is called the business. ओके जी, इसके बाद इसके अंदर इतना ज़्यादा एरिया नहीं है, ये मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जो एसेट्स हैं वो रिकग्नाइज किए जाएंगे जब उसकी प्रोबेबिलिटी होगी और रिलायबिलिटी होगी। ये आपने दो वर्ड याद रखने हैं, रिकग्निशन ये दो कंडीशंस पे की जाएगी कभी भी, और ये चाहे किसी एसेट की होगी या किसी लायबिलिटी की होगी। ठीक है, रिलायबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, ये दो वर्ड आपने याद रखने हैं। प्रोबेबिलिटी मींस more than 50% chance, और नंबर 2 इज रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, यानी उसका अमाउंट कैलकुलेट आप रिलायबल कर सकते हैं। मसलन आपने एसेट को रिकग्नाइज करना है तो उस एसेट को, उसका जो अमाउंट है वो आप रिलायबली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तो कर सकते हैं तो फिर आप एसेट को रिकग्नाइज करें, वरना फिर आप रिकग्नाइज ना करें। और लायबिलिटी के अंदर भी यही है कि अगर आप लायबिलिटी की अमाउंट रिकग्नाइज करना चाहते हैं तो आप उसकी मेजरमेंट रिलायबिलिटी करें। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इनफ्लो फॉर एसेट्स, यानी इनफ्लो की प्रोबेबिलिटी फॉर एसेट्स और आउटफ्लो फॉर लायबिलिटी। ठीक है, तो there are two conditions to recognize an asset or liability. One is probability and number 2 is reliability. उसका probability है, यानी उसके बेनिफिट का बेनिफिट्स, ये probability of benefits है जी, कि इस पे इसके बेनिफिट्स आपको एसेट के मिलेंगे और लायबिलिटी के आउट हो जाएंगे। ले जी, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नीचे रिकग्निशन के दिए हुए जी, रिलायबिलिटी से रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट बाद में उसकी कैलकुलेशन का जो अमाउंट है वो आप किसी उसका जो जस्टिफाइड हो, यानी कैलकुलेशन इज जस्टिफाइड। अगर आपने कोई मतलब ये ऐसा जैसे आपने लाइफो से किया है, फाइफो से किया है या वेटेड मेथड से किया है, वो चीज। हाँ हाँ, नहीं, मेजरमेंट का मतलब ये है कि आपने लेट सपोज अगर कैलकुलेट ये इसी इन्वेंटरी को कैलकुलेट किया है ना, लेट सपोज आपने कोई एसेट परचेज किया है, अब उस एसेट की क्या कॉस्ट आप रिकॉर्ड करें, उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो उसको उसकी जस्टिफाई करना जरूरी है। मतलब उसके अगेंस्ट कोई इनवाइस होनी चाहिए। ठीक है, आप उस इनवाइस जनरेट करेंगे, मेजरमेंट है। लेकिन बाज ऐसे एसेट्स होते हैं जिनके अगेंस्ट कोई मेजरमेंट वो कोई इनवाइस नहीं होती है। आगे जाके इंशाल्लाह हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे भी एसेट्स हम बुक करते हैं जिन एसेट्स की जो वैल्यू है वो हम फिर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, हम एस्टिमेट करते हैं। जैसे अगर हम मिसाल के तौर पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अगर हम भाई प्रोविजन में लायबिलिटी होती है ना, हमने बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करना है, प्रोविजन को क्रेडिट करना है, और प्रोविजन को हम अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। देखिए इतने % ऑफ जो अकाउंट रिसीवेबल है ये हम यूज कर रहे हैं एज अ बेसिस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की मेजरमेंट आपको जस्टिफाई करनी पड़ती है कि भाई इतने % हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां पे रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट है वो भी आपको बतानी पड़ती है। जी देखें जी, हम ये एसेट को रिपोर्ट कर रहे हैं इस वैल्यू पे, क्योंकि इतना हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, और डेप्रिसिएशन आपने किसी लॉजिकल बेसिस पे कैलकुलेट किया होगा। ठीक है, तो जो कैलकुलेशंस हैं वो आपने फिर जस्टिफाई करनी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, ये जो जस्टिफिकेशन है कैलकुलेशन की,
ये अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट, या मुझे जो समझ आ रहा है ना वो ये मतलब आ रहा है कि जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हैं, सोर्सेज रिसोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू सोर्सेज, ये कहीं उस सेंस में तो नहीं है? मतलब जो मुझे समझ आ रही है कि आपने जो जस्टिफाइड का मतलब ये है कि आपने अगर किसी की वैल्यू कैलकुलेट की है ना, तो वो कोई लॉजिकल हो। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक मशीनरी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपके पास एक मशीनरी है, ठीक है, और आप उसको सेल करना चाहते हैं। अब आपने अखबार में इश्तिहार देना है कि जी ये कितने की मैंने ये इश्तिहार में लगाऊं, ठीक है। अब एक मशीनरी आपने बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, बड़ा उस पर सोफिस्टिकेटेड उसका वर्किंग है, तो आप चलते फिरते कबाड़िए से उसकी वैल्यू नहीं लगवाएंगे। आप कबाड़िए को बुलाएंगे तो वो तो उसको तोल के आपको बोलेगा भाई ये इतने किलो है तो इतने पर किलो इतने है, तो ये इतने किलो की होगी। आप उसके एक्सपर्ट को बुलाएंगे जो उसकी वैल्यूएशन करेगा और उसके बेस के ऊपर वो उसको चला के देखेगा, ठीक है। तो फिर उसकी जो वैल्यू जस्टिफाइड होती है। आपने एक गाड़ी सेल करनी है, आपके पास होंडा सिविक है, 2019 मॉडल है, आपने वो सेल करनी है, तो आप सब्जी वाले से उसकी वैल्यू नहीं लगवाएंगे कि भाई ये सब्जी वाला बताना कितने की होगी। वो आप उसके जाके या तो उधर जाएंगे, जेल रोड पे जाएंगे, या उधर समनाबाद में जाएंगे, या चौधरी रोड पे आएंगे, जहाँ पे ऑथोराइज बंदे बैठे हैं जो गाड़ी को सिर्फ सेल्फ स्टार्ट करके उसकी वैल्यू बताएंगे भाई इतने की है ये। तो मतलब ये है कि द वैल्यू एट विच द एसेट इज टू बी रिपोर्टेड मस्ट हैव अ साउंड बेसिस फॉर द कैलकुलेशन, क्योंकि ये एसेट पार्ट बनना है बैलेंस शीट का, ये लायबिलिटी पार्ट बननी है बैलेंस शीट का, जो हमने फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट करनी है। और अगर ये एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज जस्टिफाइड नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जस्टिफाइड नहीं होती है। ठीक है जी, राइट। ओके जी। इसके बाद इस पर्टिकुलर आपके जो टॉपिक में कुछ भी नहीं है, ये टॉपिक क्लोज हो गया है जी। तो मैंने आज आपको एक दो एमसीक्यूज करवाने हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हमारे बिल्कुल न्यू हैं, तो उनके लिए मैंने ये कोर्स पैक जो हमारा था एमसीक्यू बैंक, मैं एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू करूँगा। आप लोग ज़रा इसको देख लें, कोई इसके बारे में कोई मज़ीद क्लैरिटी चाहिए हो तो आप देख लीजिएगा। प्लीज़ अपने माइक कर्ली म्यूट कर दीजिए। अच्छा, टाइटल में ये स्प्रिंग 2021 सेशन आपने देखना ज़रूर है। बाज़ औक़ात बुक शॉप के ऊपर ये पुरानी बुक्स अवेलेबल होती हैं, तो आपने वो नहीं लेनी है, फिर ये आपने ये वाली बुक लेनी। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैंने सिलेबस रखा हुआ है जी, और इंशाल्लाह हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। देखें जी, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, हमने यहाँ पे दिस एरिया इज कंप्लीट। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 5% ऑफ आवर स्टडी कंटेंट। उसके बाद इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास से IS2 स्टार्ट करेंगे अपना, और इसी सीक्वेंस में हम स्टैंडर्ड्स को कोशिश करेंगे पढ़ने की। ये तमाम हमारा 100% कोर्स कंप्लीट होगा, लेकिन ये बुक का सीक्वेंस और ये मेरा सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम पहले IS2 इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ये पहला कंटेंट था जी मैंने लगाया। इसके बाद ये सिलेबस जो ICMP का ऑफिशियल है, इसी से ही मैंने वो कंटेंट बनाया है ऊपर वाला। ये डिटेल है जी, इसमें आप देख सकते हैं। तो जब इन्वेंट्री का आपको मैं ये दोनों क्यों दिए हैं कि जब इन्वेंट्री आप पढ़ लें, ये इन्वेंट्री आपने पढ़ लिया तो आप सिलेबस के पास भी जाएं और सिलेबस को भी देखें कि इन्वेंट्री के हवाले से इन्होंने क्या क्या चीजें बताई हुई हैं, आपने क्या पढ़नी है इन्वेंट्री में जाके। तो इसमें इन्वेंट्री में उन्होंने ये देखें, ये एरिया इन्वेंट्रीज का ये बताया हुआ है, ये चीजें हमने सारी पढ़नी है। इस तरीके से अगर आप IS16 पढ़ रहे हैं तो ये चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी सारी। IS20 पढ़ रहे हैं तो ये चीजें सारी पढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ डिटेल्ड है ये सिलेबस। उसके बाद ये कुछ स्टूडेंट पूछे जी कितने MCQs होंगे, कितने पैटर्न होगा। ये मैंने इसके अंदर डाला हुआ है कि आपके पेपर के 2 हिस्से हैं। एक MCQs है नंबर 1, जिसका वेटेज तकरीबन 80% का वेटेज है, ठीक है। 80% वेटेज आपके MCQs का है, और तकरीबन जो रिमेनिंग वेटेज है वो आपका 20% का वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर है। तो उसमें नंबर ऑफ MCQs डिफाइन नहीं है, लेकिन ये 20 से 30 MCQs हैं,
और नंबर ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी डिफाइन नहीं है, वो 5 से 15 तक हैं। लेकिन मार्क्स जो है वो उन्होंने डिफाइन कर दिए हैं कि जो एमसीक्यूज है वो 60 to 80 मार्क्स तक के होंगे, यानी हमारा मोर देन यानी मोर देन 3/4 हमारा जो है वो एमसीक्यूज पेपर है, यानी 75% हमारा, अगर हम 4 हिस्से करें पेपर के तो 1 हिस्सा हमारा डिस्क्रिप्टिव है और 3 हिस्से हमारे एमसीक्यूज के हैं। उसके बाद ये एक सैंपल मॉडल पेपर्स बताए हैं कि एमसीक्यूज किस तरह आएंगे। ये एक तरह से इलस्ट्रेटिव है, और ये है जी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किस तरह होंगे कि आपको सवाल दिया होगा और आपने यहाँ पे टाइप करना होगा, आपको एरिया दिया होगा, आपने टाइप करना होगा इसका आंसर। अच्छा, ये जो पेज था ये मैंने पहले डिस्कस किया था, ये जब हमारे रिटर्न पेपर थे तो मैंने फिर उसका एक छोटा सा एनालिसिस बनाया था कि हमारे जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स का ट्रेंड क्या है टेस्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारी अटेम्प्ट है, उस अटेम्प्ट के अंदर ये रीसेंट अटेम्प्ट थी जिसके बाद ये आई थिंक एमसीक्यू उसमें कन्वर्ट हो गया था। तो ये टॉपिक है, अब देखेंगे जो फर्स्ट टॉपिक है इनकम टैक्स का, ये हर साल तकरीबन रिपीट हुआ है, और इसमें जो ब्रैकेट के अंदर है वो मार्क्स हैं और ब्रैकेट के बाहर क्वेश्चन नंबर है। मैंने आपको शेयर फोल्डर के अंदर ये पास पेपर भी सारे अपलोड कर दिए विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप उनको अगर रेफर करें तो 2019 फॉल, ये डेट भी मैंने दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो इनकम टैक्स का होगा, वो 13 मार्क्स का होगा। इस तरीके से ये IAS 40 का सवाल है, ये 2019 विंटर में क्वेश्चन नंबर 4B ये 6 नंबर का पूछा गया है। इस तरह टॉपिक वाइज मैंने इनका एक ग्रिड सा बना दिया था, लेकिन ये मैंने यहाँ पे डिस्क्लेमर भी दे दिया है कि ये कोई जस्ट एक मैंने वर्किंग बनाई है आपकी आसानी के लिए। ये एक तरह से इंडेक्स है, ये कोई ये नहीं है कि ये पेपर में सवाल आएगा ये आप कर लें ये छोड़ दें। इवन के जिससे अभी करेक्शन ऑफ एरर में ये बिल्कुल भी एक सवाल आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। या ये मिसाल की दे रहा हूँ कि ये जो IFRS ये बोरोइंग कॉस्ट है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी सिर्फ एक दफा टेस्ट हुआ है, तो इट डजंट मीन कि ये अब टेस्ट ही नहीं होगा, ये इक्वली टाइप है। तो जी मतलब तो एमसीक्यू टाइप है, किसी में से भी वो दे सकता है। जी 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 तो ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगी क्वेश्चन इसमें से देगा, वो कहीं से भी टेस्ट कर। हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल ऐसे। Excuse me, Now sir. you got the point. Yes. सर अब शेयर फोल्डर की बात कर रहे थे, सर शेयर फोल्डर का एक्सेस किधर से मिलेगा सर? शेयर फोल्डर जो कह रहे हैं, शेयर फोल्डर का सर, शेयर फोल्डर का एक्सेस ये CR से लो ना। CR ग्रुप में लिंक नहीं भेजा हुआ इसने आपको? ग्रुप में लिंक है ना सर जी? ग्रुप में लिंक भेजा, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। दोबारा करते कुछ नए, असल में नाजिम कुछ हमारे नए साथी भी ऐड हो रहे हैं ना ग्रुप में, तो उनको नहीं पता होता इसका। चलिए सर मैं कर दूंगा दोबारा शेयर। हाँ जी, ये तो आसानी हो गई, वरना पिछली दफा तो ये हो रहा था कि हर शख्स को दोबारा वो सारे कंटेंट भेजने पड़ते थे। ये तो बड़ा अच्छा इस दफा सेटिंग हो गई है, ठीक है। सिर्फ आपने शेयर फोल्डर का लिंक भिजवाना है, तो शेयर फोल्डर में सारी चीजें पड़ी हुई हैं। ओके जी, इसके बाद यहां से जाके मुझे अब कुछ रोटेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से रोटेट का साइन होता है कहीं पे, व्यू में जाके होता है रोटेट क्लॉकवाइज। जी जनाब, ये अगर आपके पास प्रिंट आउट मौजूद है तो ये आप देखिएगा, इसके बाद से MCQ स्टार्ट है जी। अच्छा, अब देखें कि ये इन्होंने किया कैसे है जी, कि टॉपिक के नाम लिखे हैं और आगे बताया कि इस टॉपिक से कौन कौन से MCQs रेलेवेंट हैं, यानी 1 से लेकर 380 तक या 90 तक या 400 तक MCQs हैं। तो लेकिन उन्होंने टॉपिक्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर, तो हमारे लिए इसमें जो रेलेवेंट टॉपिक है वो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क। और फ्रेमवर्क का जो रेलेवेंट MCQ है वो 37 से 58 तक है, ठीक है। तो हम 37 नंबर MCQ ओपन करते हैं और हम ये सारे MCQs हम हमने सॉल्व करने हैं जी। सर ये ICMA की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया हमें? नहीं ये ICMA वाली ये है, दूसरी वाली ये जो मैंने आपको MCQ बैंक दिया ना उसकी बात कर रहा हूँ। ये कैप्लन के स्टडी टेक्स्ट है, ये कैप्लन की किट में से है जी। आपने उसमें से तो किया डिस्टिंग्विश किया इसकी ये जी ये मैंने नहीं बनाया, ये भी उन्होंने बना के दिया हुआ कंटेंट, ये उन्होंने सॉर्ट आउट किया हुआ है ना इसको टॉपिक वाइज।
तो अब हम 37 नंबर एमसीक्यू पे जाते हैं वापस। जी हम वापस आ गए हैं जी। 30 अभी इसमें देखा ना एमसीक्यू चल रहे हैं। 37 नंबर एमसीक्यू ओपन कर लें आपने पास। अब देखें, अब हमने एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करने हैं जी। यहाँ से एमसीक्यू 37 शुरू करें और ये एग्जाम पैटर्न में हम लोग आ गए हैं जी। अब हमने फ्रेमवर्क पढ़ लिया है, अब हम उसका एग्जाम पैटर्न करने लगे हैं जी। 37 नंबर एमसीक्यू, पहले हमने इंडेक्स जाके चेक किया, ठीक है जी। इंडेक्स जाके चेक किया, इंडेक्स में हमें पता लगा कि जो फ्रेमवर्क है उसमें 37 से लेकर 58 तक के जो एमसीक्यूज है वो रेलेवेंट हमारे लिए हैं, ठीक है। अब उसमें से कुछ इररेलेवेंट भी होंगे, वो हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। कुछ एडवांस चीजें हैं जो आपके फिलहाल इस वक्त कंसर्न एरिया की नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी तक तो कम से कम 50 तक तो आपने करने हैं। 37 से लेकर हाँ जी 50 तक आपके एमसीक्यूज रेलेवेंट हैं जो आपने करने हैं। चलें जी सॉल्व करते हैं। Which of the following gives the best description of objective of financial statements as set out by IASB conceptual framework for financial reporting? G, what is the answer? C. C? जी सर। अच्छा, इसका आंसर पहले देखते हैं कि to fairly present the financial position performance. अच्छा जी, to fairly present the financial position, performance and changes in financial position of an enterprise, to provide information about financial position, performance of an enterprise that is useful in wide range of making economic decisions, to provide information about financial position, performance and changes in financial position. Yeah, D is the answer. D. Yes, D is the answer. Yes. क्योंकि देखें यहाँ पे इसमें कमी क्या थी, सी में क्या कमी थी, सी में चेंजेस वाली कमी थी ये। और ये फेयरली प्रेजेंटेशन नहीं है, हमने यूजर के पर्सपेक्टिव से बात करनी है। प्रेजेंटेशन तो स्टैंडर्ड बताएंगे ना वो कैसे प्रेजेंट करना है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तो आपको गाइडेंस दे रहा है सिर्फ। ओके, नंबर 38, the International Accounting Standard Board Conceptual Framework for Financial Reporting defines a liability as G. B. Liability an amount owed by another entity. ये भी गलत हो गया। A present obligation arising as a result of past event, the settlement of which is expected to result an outflow of benefits. B sir. This is the correct answer. Yes. B is correct. Yes, ये C भी गलत है और C भी गलत है। ये तो फ्यूचर बात तो फ्यूचर की होनी नहीं है ना, पास्ट की बात करनी है। ये पास्ट इवेंट इज द मेन पॉइंट। और यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन इंकर्ड बट नॉट येट चार्ज टू सेटलमेंट प्रॉफिट। ये भी ये लायबिलिटी नहीं है, ये एक्सपेंस होता है। तो B इज द आंसर। ये अपने पास भी आप नोट करें जी। ओके जी, the IASB conceptual framework 39 number for financial reporting lists two fundamental qualities, एक फेथफुल है और एक रेलेवेंस है। अब आप देखें कि फेथफुल और रिप्रेजेंट में ये कहां ये तीनों फॉल कर रही हैं। कंप्लीटनेस कहां फॉल करती है जी? फेथफुल। यस, कंप्लीटनेस फेथफुल में फॉल करती है। प्रेडिक्टिव कहां फॉल करती है? रेलेवेंस। वो रेलेवेंस फॉलो करती है। और न्यूट्रलिटी? फेथफुल। यस, बस ये आंसर हो गया। देखें आपके आईसी में जब आप सॉल्व पेपर करेंगे तो आप नाउ यू फील योरसेल्फ दैट यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल। अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे तो वहां पे पूरे हो जाता है कि पूरी क्लास में शायद 2 एमसीक्यू हम सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि वो पूरे केसेस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। लेकिन अभी चूंकि फ्रेमवर्क हमने पढ़ लिया है तो वी शुड हैव एट लीस्ट द एग्जाम प्रैक्टिस। The International Accounting Standard Board Conceptual Framework for Financial Reporting identifies qualitative characteristics of financial statement
which two of the following characteristics are not fundamental? अब इसमें not कह दिया है, ये फंडामेंटल नहीं है। Reliability और comparability. B और D. Yes, excellent, excellent, excellent. Now you are in the examination pattern, alhamdulillah. Okay. ये जी जो केजी पक्की कच्ची पक्की में करते थे ना, मैच द ये रिपीट करना सर जरा, ये वाला 40 वाला, ये कैसे 40 वाला रिपीट करूं भाई? दो है ना फंडामेंटल, फंडामेंटल दो कौन कौन सी हैं? अभी कल ही तो पढ़ा है यार। रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें फंडामेंटल कौन सी नहीं है? रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। ठीक है, ठीक हो गया, बी एंड सी सही, ठीक। अच्छा, अब ये हम जो बचपन में करते थे कि ये एक्सपेंस की डेफिनेशन कहाँ है, इसको मैच करें, इसको मैच करें, इसको मैच करें। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं यहाँ पे मैचिंग करने के लिए, ताकि आप लोग बता सकें, ये 1 2 3 और 4, ठीक है, ये 4 5 6 और 7। अब आप मैच करेंगे, किससे मैच करेंगे? 1 किससे मैच होगा जी? 5 के साथ। 8 पे 1 को 5, 1 को 8 के साथ। नहीं, एक मिनट, 8 ऐसे समझ रही थी। ऐसा ना करें, एग्जाम में बैठे हैं आप लोग। 5 से होगा, 8 से। 8 से करेंगे, 1 को 8 से। 1 को 8 से करेंगे। 1 8 से, जी सर। ठीक है, 1 8 से हो गया। 2 किससे होगा? 7 से। 2 7 से होगा। ओके। यस सर। 3 किससे होगा? 3 किससे होगा? 5 से। 5 से 5 3 5 से। 4 6 से। 6 से। 6 से। आखिरी वाला तो वैसे 6 से बना, क्योंकि बच गया ना वो। वो ही ना सर, जो वैसे भी इसमें रेसिड्यूअल इंटरेस्ट दिखा था। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर मैं एग्जामिनर रहूंगा ना, तो मैं ऑप्शन ज्यादा दूंगा। यहाँ पे 4 दूंगा, वहां पे 8 दूंगा। हाँ, जो वहां बचेगा 5, ठीक है, तो आपको 5 में से कोई एक लेना पड़ेगा। और एग्जाम में ऐसे ही होगा कि वहां पे 4 होंगे, वहां पे 8 होंगे। सही है, सही है। ये आईसीएम है भाई, आईसीएम है। हाँ सर, ये सारे ठीक है, आगे चले। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा जी, टिक लगे हैं। ये तो मैच करने थे ना आपने। अच्छा, जीनियस हो गए हैं भाई। हाँ जी, हो गए हैं जी, हो गए। पहले नहीं थे, अब हो गए हैं। ले लो। ओके जी, आगे नंबर 42। Which of the following explains the value that relevant information contains? Confirmatory value. Confirmatory. Yes, yes. C is the answer. ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना डिस्कशन वाला एरिया है। अब टाइम हमारा जो है ना खत्म हो जाएगा, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप 43 से लेकर 50 तक ये आप कल करके लाइएगा। इसके आंसर्स भी आपको इसी के अंदर दिए हुए हैं, लेकिन पहले आपने सॉल्व करना है। 43 से 50 तक सॉल्व करें, टिक लगाएं। उसके बाद आपने इसी के आगे चलेंगे ना जब, तो अभी ये पेज नंबर मैंने बताए थे, पेज नंबर लेफ्ट पे लिखे हुए हैं 33, ये 34, ठीक है। तो ये जब क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, ये आई थिंक पेजेस कहाँ खत्म हो रहे हैं क्वेश्चंस के, मेरा ख्याल है सर 500 तक तो जाएंगे। नहीं 500 तो पेजेस ही नहीं है, 300 तो पेज हैं टोटल किताब में। नहीं, एमसीक्यूज की बात नहीं, एमसीक्यू 300 समथिंग है। ये जब आप एमसीक्यूज खत्म 326 पेजेस इन टोटल। हाँ, 326 पेज नंबर, नहीं पेज नंबर 111 पे ना एमसीक्यू खत्म हो गए हैं। पेज नंबर 112 से ऑनवर्ड्स हैं, सॉरी वो भी एमसीक्यूज ही हैं। आंसर्स आएंगे जी आपके पास, यस आंसर्स आएंगे पेज नंबर 113 से ऑनवर्ड्स।
एक मिनट जी। 119 नंबर पेज से ऑनवर्ड्स आंसर शुरू होंगे। तो अब ये आपके पास 37 से आप कर रहे हैं, तो 43 से लेकर 50 नंबर के आंसर इसमें दिए हुए हैं और उसके आगे रीजन भी दिया हुआ है कि क्यों सही है। अभी देखा ना, ये हमने अभी सॉल्व किया है ना 39, ये टिक लगाए थे, हमने बाद में टिक लगाए थे, इन्होंने टिक लगा के दिए हुए हैं आपको। उसके बाद इन्होंने आंसर दिए हुए हैं, ये आपने जाके ये देखें, ये मैचिंग अभी आपने की थी, इन्होंने भी मैचिंग करके दिखाई हुई है आपको, ये देखिए सोल्यूशन में दी हुई है मैचिंग। तो 43 आप सॉल्व करें जिस तरह, आंसर आपने बाद में देखने हैं जी। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वेट। अच्छा नाजिम, मुझे ना आपने स्क्रीनशॉट भेज देना है इसका, जो सबके सबने तो वैसे लगा दिए हैं मुझे। सर जी सब लीव करके चले गए हैं, मैं वही तो कर रहा हूँ, वेट करिए थोड़े से। चलें कल से को कर लेंगे, पकड़ लेंगे दोबारा। चलो ठीक है, कल से ना क्लास एंड से को 5 मिनट पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे इंशाल्लाह सर। ठीक है। ओके।